Bismillahirrahmanirrahim. So we'll continue with the second part of the chapter, that is your gravitational fields. Gravitational fields. अभी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। सच बताऊं तो, सच्ची बात करो, बच्चों को इसमें जरा मसला होता है। We'll start with the very first thing. That's your Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation है बड़ा लंबा, बट लिख लेंगे। क्या कहता है बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एनी टू पॉइंट मासेस, डू गाइस वांट मी टू राइट दिस डाउन? बहुत लंबा है। एनी टू पॉइंट मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें मैं बड़ा फनी जोक भी मारूंगा, अच्छा थोड़ा सा माइंड ना कीजिएगा आप लोग बाद में सबर। एनी टू पॉइंट मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर with a force that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the inverse of their separation, to the square of their separation, to the square of their separation. सब बड़ी लंबी कहानी है सच बताऊं तो। अब देखें, इसको जरा हम ब्रेक डाउन करते हैं। Any two point masses will attract each other with a force that is directly proportional to the product of their masses. So F is directly proportional to M and M, okay? To the product of their masses. And they are inversely proportional to the square of their separation. So F is equal to R square. अब इन दो फॉर्मूलाज को हम लोग जरा मिला लें तो F is directly proportional to M M over R square. And आप लोगों को पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं? We add a what? Can someone tell me? क्या ऐड करते हैं हम लोग? We add a gravitational constant. F is equal to G M M over R square. My G looks like थोड़ा लंगड़ा सा, तो ये मेरे पास G आ गया। अच्छा, G M M over R square, ओके। एंड G की वैल्यू हमारे पास क्या है? दिस इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11। अच्छा, अब देखें इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर कोई चीज़ों का मास ज़्यादा होगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसलिए मोटे लोग एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे यू नो मास उनका ज़्यादा होता है। वेरी लेम बट स्टिल मैं हमेशा ये जोक क्रैक करने की कोशिश करता हूँ। खैर, कंटिन्यूइंग विद दिस के F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर एंड दिस इज योर फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो। इसमें वैसे इतना कोई मुश्किल है नहीं। एंड दिस इज योर आर स्क्वायर, हमारे पास सेपरेशन का स्क्वायर हो गया। एंड दिस इज प्रीटी मच इट, ओके। अब नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में बच्चों को मसला होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है गाइस, उसको हम लोग को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? W इज इक्वल टू एम जी। ये जो G है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सो G इज इक्वल टू W ओवर M। गाइस व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स, राइट? तो आई कैन सब्स्टिट्यूट G इज इक्वल टू F ओवर M, and this force is what? This is your Fg, it's your gravitational force, अच्छा, that we are talking about. Weight हमारे पास gravitational force होता है। So if I substitute G is equal to GMM over R square over M, ऊपर वाला फॉर्मूला में जब सब्स्टिट्यूट करूं मेरे पास क्या आएगा? G is equal to GM over R square। मेरे पास ये M और ये M कैंसिल आउट हो जाएंगे and I will have this formula. What does this formula represent? कोई बता सकता है? मतलब ये शो क्या करता है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये फॉर्मूला शो करता है, कोई बता सकता है मुझे ये बात? बेसिकली इस फॉर्मूला में, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। गुड जॉब मिशाल। देखिए इसमें छोटा एम हमारे पास नहीं है। क्या मतलब इसका?
इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। तो अगर बुर्ज खलीफा और मुझे अर्थ सेम ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ अट्रैक्ट करेंगे, अच्छा हाँ, हाउएवर अगर बुर्ज खलीफा और मैं मार्स पे चले जाएं फिर हमारी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ चेंज होगी। क्यों? बिकॉज ये बड़ा वाला एम चेंज हो जाएगा ना, इफ दिस चेंजेस देन एवरीथिंग चेंजेस। हो गया, समझ आ गई? बेसिक से स्टफ था, मैंने कहा मैं बता दूं, जरूरी भी है। इज दिस क्लियर अप अंटिल नाउ? ये डेरिवेशन भी क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद सेकंड तो नहीं, डजंट रियली मेक सेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ मास समझ नहीं आया। अदन देखें, देयर इज नो स्मॉल एम ओवर हियर इन दिस फॉर्मूला। ये जो बड़ा एम होता है ये हमारे पास मास ऑफ द प्लैनेट है। सही है, मास ऑफ द प्लैनेट का क्या मतलब कि सिर्फ हमारे पास जो जी है वो मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंडेंट है फॉर्मूला के मुताबिक। छोटा एम तो इसमें है ही नहीं, अगर छोटा एम नहीं है तो मास ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के बारे में जरा बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड देयर इज आल्सो लाइंस। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस गाइस क्या करते हैं बेसिकली? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस याद रखें आर अ वेक्टर क्वांटिटी and they are represented by field lines represented by field lines and lines are in direction of force on the mass and last around a radial object around a spherical object. These lines appear as radial. कोई मुझे बता सकते हैं रेडियल का मतलब क्या होता है? Anyone? Anyone? Can someone tell me रेडियल का क्या मतलब है? नो अदर नॉट सर्कुलर। रेडियल का जो बेसिक मीनिंग है हमारे पास, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर। गुड जॉब मिशाल, परफेक्ट परफेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और रेडियल लाइंस वो होती हैं जो लगता है कि सेंटर से निकली नहीं है, मतलब उनकी डायरेक्शन बेसिकली सेंटर की तरफ होती है। सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात है, हाँ सेंटर की तरफ होती है। अच्छा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर लिख लें इधर, directed towards the center। सही हो गया? So this is what centripetal field lines, sorry, gravitational field lines are actually. They are a vector quantity and they're represented by the field lines and they are the direction of the force on the mass and they're around a spherical object lines appear as radial. Radial का मतलब directed towards the center। थर्ड। Is this clear everyone? इधर तक एक yes कर दे because that will be। अच्छा गाइस, दैट विल बी इट फॉर टुडे क्योंकि मेरी इस बार दूसरी भी क्लास स्टार्ट होनी है। तो आज